प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डाउनलोड डेट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग इस मॉडल सेट में किस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50% यानी कि 35 क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है जवाब आपको देना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है आपका सहसंयोजक क्रिस्टल है, ठीक है। ये जो है कोवेलेंट क्रिस्टल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सभी विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्रेफाइट ही इस वर्ग में जो है आपको मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, चालक मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये प्रश्न मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं, यानी कि फुल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे पूरे मॉडल सेट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेफाइट है ये एक सहसंयोजक यहाँ पे क्या है, यौगिक है, क्रिस्टल है, कैसा कोवेलेंट क्रिस्टल आपको रूप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट याद रखिए ये जो है विद्युत का चालक होता है। इसी आपको जो एक क्वेश्चन और आता है कि हीरा कैसा है, तो हीरा भी सहसंयोजक ही है, लेकिन ये हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। सो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल है, सो आंसर है बी। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पे आपको जो है सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2, तो देखिए प्रत्येक कोने पर कितना होता है, तो 1/8, और कुल कोनों का संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। प्लस एक बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, तो देखो तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, यानी कि पिंड जो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड होगा, जो यानी कि BCC है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको 2 परमाणु संख्या, 2 परमाणु मिलेंगे। सो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है, यानी कि एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल से, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको सिर्फ मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। कोई नेचर ऑफ पार्टिकल से इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने 4 प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म बताए थे, ठीक है। कौन कौन से, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। उसके बाद जो है एक कौन था, क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद हिमांक का अवनमन तथा प्रसरण दाब, 4 प्रकार के, ठीक है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन है ये आपका क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो रही बात, चलिए। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए आंसर, सॉरी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे आपको जो अनुसंख्य गुणधर्म को ही बताता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, यानी कि आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, आपको आई पढ़ाया होगा मैंने, तो वहां पे क्या है कि आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो उसका क्या होगा, यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसमें जो जैसे कि आपको NaCl हो गया, यहाँ पे K2SO4 हो गया, तो ये जो है K2SO4 ये 3 भाग में टूटेगा, यानी कि I का वैल्यू इसका 3 होगा। जबकि NaCl का बात करोगे तो इसका 2 होगा, क्योंकि Na+ और Cl- में टूटेगा। यूरिया का 1 होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ये 100% रिजॉल्व कर जाता है। उसके बाद जो है ये, इसके बाद जो है ये ग्लूकोज का भी कितना वैल्यू होता है, I का 1 होता है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या, किसका वैल्यू I का है, वो है आपका यहाँ पे K2SO4 का। सो आंसर हो जाएगा ए,
ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे जो द्रवित है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, कि आपको जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ठीक है, मोल्टेन बोल रहा है यानी कि गला हुआ, ठीक है। तो जब गला हुआ का बात करेगा तो यहाँ पे कैथोड पे आपको जो है सोडियम मिलेगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न आपको इस तरह से पूछेगा कि aqueous NaCl, ठीक है, मोल्टेन हटा देगा, उसकी जगह पर लगा देगा कि NaCl का जलीय विलयन, ठीक है। तो वहां पे याद रखिएगा उस समय जब जलीय विलयन का बात होगा तब हाइड्रोजन मुक्त होगा कैथोड पर, ठीक है। लेकिन जब मोल्टेन NaCl होगा तो सोडियम जो है यहाँ पे कैथोड पर यहाँ पे मुक्त होगा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए, दोनों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है बार बार रिपीट करते हैं, एक बार ये पूछता है एक बार वो पूछता है, तो ये दोनों प्रश्न जो है इस दोनों में से कोई एक आने का संभावना, आप इसको जो है स्टार के रूप में मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है वो प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव कितना होगा। यानी कि इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज, देखिए दोनों का मान जो होता है ना अवकरण और ऑक्सीकरण विभव का किसी भी इलेक्ट्रोड में, वो जो है बराबर ही होता है, लेकिन याद रखिए कि चिन्ह अलग अलग होगा, ठीक है, यानी कि चिन्ह उल्टा होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, यानी कि माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 6 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें बता रहा है, पूछ कह रहा है कि द इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा जो ये पूरा का पूरा जो आपका रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन में क्या है कि पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए याद रखिए कि जो स्यूडो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्यूडो क्यों होगा इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ये जो है आपका पूरा का पूरा रिएक्शन स्यूडो क्यों होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि H2O भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे जो है शुगर भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि इसका जब अनुकता पूछेगा तो ये दोनों आ जाएगा, यानी कि H2O का भी मॉलिक्यूल आएगा और सुक्रोज का भी आएगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी इसका कितना होगा, 2। लेकिन याद रखिए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शुगर पे, ठीक है, यानी कि C12H22O11 पे। तो यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से आप देखिए तो ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि ये क्या है, देखिए दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे H2O पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सोलवेंट का काम कर रहा है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है H2O, है ना। सो यहाँ पे ये जो है आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 7 का सी, क्या हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये होगी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि जो 8 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। क्या होगा कि वेग जो है यहाँ पे दे रहा है आपको कि K इंटू A कोफिशिएंट 2 और B कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि मान लेंगे हम लोग 1। इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट इक्वल टू K A कोफिशिएंट 2 B कोफिशिएंट 1। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है n, ठीक है, n होता है, n को हम लोग x प्लस y में मापते हैं और y क्या है, ये दोनों कोफिशिएंट है, यानी कि 2 प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा बी 3, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण जो है गमन करते हैं उस प्रभाव को क्या कहते हैं, यानी कि द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, आपको जो है ये आपको विद्युत कण संचलन कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस,
यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत कण संचलन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें विद्युत का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यानी कि द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा देखिए जो भी यहाँ पे आपका क्या आएगा कि वह सभी खनिज, ठीक है, वह सभी खनिज जिससे हम लोगों को अयस्क मिले और वो फायदेमंद हो, यानी कि कॉमर्शियली फायदेमंद हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क बोलते हैं। सो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ओड हम लोग इसको कहेंगे। उसके बाद साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त कौन सा धातु होता है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि साइनाइड धातु जो विधि होती है, इससे हम लोगों को दो पदार्थ मिलते हैं। कौन कौन सा, तो एक तो आपको AU, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, और एक AG। ठीक है, दो पदार्थ हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे गोल्ड है नहीं, सिल्वर है, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर सिल्वर की जगह पर गोल्ड दे तो गोल्ड भी साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सो आंसर हो जाएगा 11 का C। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो याद रखिए कि जो यहाँ पे देखिए आपको हाइड्रोजन बंध कौन कौन सा बनाता है, तो एक FO और N, ये तीन जो चीजें हैं आपको यानी कि इसको फोन के रूप में आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको बनाती, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो Cl नहीं है, यानी कि HCl जो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो आंसर हो जाएगा 12 का C। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है। आप लोग इसका अगर आप चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये जो है आपको आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। बाकी जितने भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि NH3 है या फिर H2O है या फिर HF है, ये सब क्या बनाएगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन HCl क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। ठीक है, तो याद रखिए S8 का जो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा 0, ये देखिए आपको जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप इसको जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ दो। अब ये जो देखो आपको सारी तरफ से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा बीच में आके, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इसके वैलेंस जो भी इस तरीके से पार्टिकल बनाता है, या फिर एक और यहाँ पे दो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एक इस तरीके से, मैंने ये सारे समझाए हुए हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरीके से बनाता है बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक जो है यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम लोग इस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको इस तरीके से एक कमल टाइप का बनाता है, और एक जो है यहाँ पे आपको सर्कुलर बनाता है, यानी कि साइक्लो टाइप का एक साइकिल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो तरह का जो है आपको सल्फर यहाँ पे मिलेगा। सो आंसर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो जाती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो यहाँ पे बताता है कि किधर ज़्यादा है, तभी जाके आपको ऑक्सीकरण संख्या, उस पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी तो यहाँ पे आपका निर्भर करता है ना, तो वो यहाँ पे 0 हो जाता है। इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। सो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद जो है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, ये इस तरह का जो आपको मिलेगा। देखो जो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में एक रूल होता है कि नीचे की तरफ आओगे ना, वहाँ पे क्या होता है कि अम्लीयता बढ़ता है। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आएंगे, आपका जो है यहाँ पे अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जो है अम्लीयता बढ़ता है। तो HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। सो आंसर हो जाएगा HI, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 15 नंबर प्रश्न है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों को प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिए कि आप जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, यानी कि मैं इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड
फॉर द रिस्पिरेशन ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है, यानी कि स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं उनके लिए बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, ठीक है, 78%, ये भी प्रश्न पूछते हैं कई बार। उसके बाद जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा वो 21% मिलेगा, ठीक है, उस सिलेंडर में। और फिर 1% जो बचता है वो ट्रांस गैसेस होते हैं। क्या होता है? ट्रांस गैसेस, ये याद रखिएगा। अब ये ट्रांस गैसेस क्या होते हैं? नोबेल गैसेस, ठीक है। तो नोबेल गैस में सबसे हल्का क्या होता है? तैरना भी तो है, तो हल्का हीलियम होता है। तो यहाँ पे हीलियम आ जाएगा, यानी कि आपका क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इज विद इन। तो यहाँ पूछ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है किस आवर्त से किस आवर्त तक में मिलेगा। तो आपको जो है ये सारी चीजें जो है आपको डी ब्लॉक में मिलेगा। किस ब्लॉक में मिलेगा? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी ध्यान रखिए, 3 to 12 होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी एक इनर ट्रांजिशन होता है, तो इनर ट्रांजिशन जो होगा वो एफ ब्लॉक होता है। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। यानी कि पूछ रहा है कि प्रथम संक्रमण तत्व, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको क्रोमियम भी है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, और जो यहाँ पे आयरन भी है। लेकिन मैग्नीशियम क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमियम, आयरन और मैग्नीशियम, ये तीन क्या है यहाँ पे? क्या हो जाएगा आपको? जो मिल जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में। लेकिन Mg जो मैग्नीज है ये कहाँ मिलेगा आपको? Mg ये आपको S ब्लॉक में मिलेगा, दूसरा आवर्त में। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, Mg, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की कि लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए लेंथेनाइट संकुचन में क्या होता है कि आगे चल के जो है इसमें जब आपको क्या होता है कि जेड इफेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज, जेड इफेक्ट, ठीक है, जेड इफेक्ट, इस पर जो है स्क्रीन इफेक्ट जो है वो भारी पड़ जाता है। क्या हो जाता है? स्क्रीन इफेक्ट भारी पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि त्रिज्या घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जर्कोनियम और हाफियम में जो त्रिज्या का जो मान होता है वो समान हो जाता है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। देखिए प्रतिचुंबकीय होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है यहाँ पे जिंक जो है, जिंक इसका मान कितना होता है? तो इसका मान जो है आपको 30 होता है, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है। इसको अगर हम लोग लिखें क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 मैं लिख देता हूँ, 2p6 ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे 4s2 और फिर 3d यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज बाहरी वाले से करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4s2, ये 4s 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो है कक्षक में कितना 5 बच रहा है ना, 5, तो 5 को अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 5 जोड़ा 10, यानी कि 5 जोड़ा हो गया, तो 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो आंसर हो जाएगा 19 का डी। तो अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4+2 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंस्करण क्या होगा। यानी कि द शेप ऑफ CuNH3 होल 4+2 इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ इज दिस इन दिस कम्प्लेक्स आयन इज। तो पूछ रहा है कि ये जो कम्प्लेक्स आयन है इसमें Cu2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपको एक ये जो है एक अच्छा सा पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो है आपको यहाँ पे डी ऑर्बिटल में जो है आपका एक जो है यहाँ पे बचा हुआ है, उसका एक एस में और 2 जो है यहाँ पे पी में, यानी कि DsP2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 20 का सी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि PT C2H4
Cl3 माइनस का जो है यहाँ पे इसमें जो है Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ Pt पे ध्यान देना है। Pt को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है C2H4 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम लोग 0 मानेंगे, इसका मानेंगे क्या है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण संख्या इसका हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको क्या है कि 3 जो है यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बराबर माइनस टोटल पे ओवरऑल पर क्या है माइनस है, तो -1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो +3 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बराबर यहाँ पे -1 प्लस, यहाँ पे इधर माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा 21 का, ठीक है। उसके अलावा जो है 22 नंबर प्रश्न है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है। देखो सेकेंडरी मतलब क्या, 2 पे जो है यहाँ पे दूसरा नंबर कार्बन जो होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे CH, ठीक है, HH लगा लेना इसमें, ठीक है, तो CH यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी मतलब क्या, 2 पे जो है यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 क्लोरोब्यूटेन भी बोल सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप लोग इसको लगा सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये मत बोलना बाद में कि सर आपने बताया नहीं। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा CH क्या हो जाएगा, ये CH3 है, इसको सही से कर लो, ठीक है। चलो उसके अलावा हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पे देखिए आराम से देखिए, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे देखने के बाद ना, आपको जब यहाँ से अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद आप अगर खुद से भी ऐप में जाके इसको डाउनलोड करोगे मॉडल सेट को, और फिर वहां से जो है आप अगर खुद भी अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो है 23 नंबर प्रश्न है कि किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीकरण विधि, ठीक है, ये याद रखिए, विक्टर मेयर विधि और लुकास विधि, ये यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों विधियां जो है उपयुक्त करती हैं। लेकिन याद रखिए कि 5 टोटल विधियां हैं जिससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, ठीक है। कुल कितने हैं 5। इसमें कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो बी हाइड्रोजनीकरण इसमें नहीं दिया हुआ है, और एक जो है एस्टेरीकरण जो है आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल 5 तरीके हैं जिससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है कि कुल कितनी विधियां हैं 5, ठीक है। यानी कि ऑप्शन तो इसका हो जाएगा डी। उसके अलावा 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक, यानी कि एनेस्थीसिया के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में होता है, वहां पे पेशेंट को जो है बेहोश करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिए एक चीज और कि क्लोरोफॉर्म को जो है हम लोग, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो CHCl3, ठीक है, CHCl3, ये आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ठीक है, कई बार पूछते हैं ना, इसीलिए बताते चलता हूं। उसके बाद जो है 25 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर जो है आपको क्या मिलेगा, तो देखिए इसको जो है आपको एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, तो यहाँ पे जो आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको देखो कैल्शियम एसीटेट को हम सबसे पहले तो कैल्शियम एसीटेट को लिखते कैसे हैं, तो देखो कैल्शियम एसीटेट को हम लोग CH3CO, ठीक है, उसके अलावा जो है O, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो है आपको एसीटेट ग्रुप हो जाता है, क्या होता है एसीटेट ग्रुप। इसके अलावा जो CO और इसको जो है ये दोनों जुड़े होते हैं कैल्शियम से, ठीक है। अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये जो हमको जो 2 कंपाउंड देता है, कौन कौन सा, एक तो एसीटोन देगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एसीटोन देगा। एसीटोन कैसे होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जो है आपको कुछ और यहाँ पे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी देगा, ठीक है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, एसीटोन होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा 25 का C आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अल्कोहल में कौन रहता है, यानी कि यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है, विच वन इज प्रेजेंट इन एन अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सीधा फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, तो आपको सभी लोगों को तो पता ही होगा कि इसका जो है अल्कोहल में क्या होता है, OH जो है यहाँ पे आपको
ग्रुप जो है मिल जाएगा, यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कि फेलिंग विलियन जो होता है ना, फेलिंग विलियन, विच वन इज फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो है फेलिंग सोल्यूशन जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दोनों में अंतर पता करने के लिए, है ना। तो आपको एक चीज और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम लोग एल्डिहाइड लिखते कैसे हैं, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एल्डिहाइड को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड लिखने का तरीका होता है कि आपको सिंपल से आपको करना क्या है कि एक एल्कील समूह लेना है। एल्कील समूह मतलब क्या, R, ठीक है, और ये जो है आपको सी इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसी की जगह पे अगर हम लोग COR, ठीक है, ये अगर हम लोग यूज कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है कीटोन हो जाएगा। तो दोनों में अंतर पता चल गया, ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूछते हैं कई बार। उसके अलावा जो हम लोग 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, प्राइमरी एमीन में क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, देखो, प्राइमरी एमीन में जो आपको मिलेगा क्या कि आपको जो है N जो है ये अनपेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा N पे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एक R से जुड़ा रहेगा, ठीक है, एक R से जुड़ा रहेगा और दो जो है H जुड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें एक रहेगा। अगर सेकेंडरी एमीन की बात करेंगे तो 2 R जुड़ा रहेगा और एक जो है H जुड़ा रहेगा। टर्शियरी एमीन की बात करेंगे तो तीनों R रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे R जो ऑप्शन जो है, यहाँ पे एक R और 2 H जुड़ा रहेगा N ग्रुप से, ठीक है, यानी कि NH2 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। उसके अलावा 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि तनु और अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है, यानी कि डायलूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपको जो ये जो है आपको बेयर रिएजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेयर रिएजेंट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। खैर, ये तो आपको जो है परिभाषा है, सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है, बाकी तो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। इसके बाद जो है हम लोग 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनाता है, ठीक है। यानी कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ जब हम लोग उबालेंगे तो यहाँ पे जो उबालने पर क्या हम लोगों को प्राप्त होता है। तो याद रखिए, ये जो हमको बेंजीन देता है, क्या देता है, यहाँ पे बेंजीन आपको देगा, ठीक है। कैसे देगा ये चीज आपको देख लीजिए, ठीक है, कि हम लोग जो है एक यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल जो है आपको इस तरीके से बनेगा, साइक्लोबेंजीन टाइप से। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको OH जुड़ जाएगा, ठीक है, OH, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब इसको अगर हम लोग जिंक के साथ गर्म कर दें, ठीक है, Zn, क्या हो जाएगा, Zn। तो इसके साथ अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देगा, एक बेंजीन बना देगा, ठीक है, बेंजीन बना देगा। अब यहाँ पे ये और यहाँ पे H जोड़ देगा, ये बेंजीन हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या मेजर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, बेंजीन है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेंजीन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की कि कार्बोजेलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पे कार्बोजेलिक अम्ल जो है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजेलिक एसिड को आपको यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, COOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर COOH, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है, देखो, एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, और जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं ना तो वो वहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी आएगा, तो उसमें मैं कंफ्यूज मत कर जाना। ये एक R जुड़ा रहेगा, एल्किल ग्रुप, और उसके अलावा जो है OH यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है, COOH। सो आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए, अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के एक संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट होती है, वह निम्नलिखित में से वह यौगिक कौन सा है। तो देखिए, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो ये फटफटाहट के साथ CO2 गैस को यहाँ पे जो है रिलीज करती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। इसको हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसिटिक अम्ल के साथ, यानी कि CH3COOH को हम लोग जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या देगा हम लोगों को, वो देगा CO2 प्लस H2O, और उसके बाद क्या देगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है, यानी कि NaCH3CO
COO, ठीक है, यानी कि ये जो क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को इस एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हम लोगों को फटफटाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। उसका 33 नंबर प्रश्न है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आर, क्या हो जाएगा, RCOOR। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए आप लोग, जो है यहाँ पे वो ये है कि आपको जो है एक इत्थर का भी पूछता है। क्या पूछता है, इत्थर का भी पूछेगा, ठीक है। इत्थर का भी कई बार मैंने देखा है, लगभग 2-3 साल पहले ये प्रश्न जो है आया था। तो ये जो है आपको RO डैश, यानी कि ROR जो है इत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्टर का RCOOR जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है 34 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोएल्केन का अवकरण से बनता है, क्या बनता है। देखिए नाइट्रोएल्केन का जो रिडक्शन होगा ना, तो वो क्या बनाएगा, तो याद रखिए वो प्राइमरी एमीन बनाता है। वो क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन बनाता है। कैसे, देखो R एक एल्काइल समूह, इसके अलावा जो है NO2, ये क्या हो जाएगा आपका, एक जो है ये क्या हो गया आपका नाइट्रोएल्केन हो गया। अब नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन करवाइए आप, ठीक है। रिडक्शन कैसे करवाओगे, तो HCl के साथ, ठीक है, रिडक्शन करवाइए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके। तो अब यहाँ पे जो आपको ये देगा वो क्या देगा, RNH2 प्लस वाटर दे देगा, ठीक है, NH2O, ठीक है। अब ये जो NH2 है, ठीक है, NH2 है, यही तो हमारा प्राइमरी अमीन है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी अमीन देगा। इसके अलावा जो 35 नंबर प्रश्न है कि DNA तथा RNA में कौन सा भस्म जो है उपस्थित होता है। याद रखिए ये किस चीज का बात कर रहा है, कॉमन बेस का बात कर रहा है कि कॉमन दोनों में क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है आपको एडेसिन और साइटोसिन और यूरिकिल, क्या हो जाएगा, यूरिकिल, ये जो तीनों चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। याद रखिए साइटोसिन कोशिका में होता है, एडिनोसिन जो है आपको यहाँ पे, एडिनोसिन क्या होता है, ये जो है पावर का ये होता है, ठीक है, जगह होता है। यानी कि एडिनोसिन का जो डाइऑक्सी और राइबोक्सी दोनों ही फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यूरेकिल भी जो आपको मिल जाएगा। याद रखिए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अगर अलग आंसर बताया भी जाता है तो वो गलत है। इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो 36 नंबर प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो याद रखिए जो विटामिन होते हैं, एंजाइम क्या होता है, लाइपेज वगैरह क्या हो गया, हमारे मुंह में बनता है, ठीक है। ये जो है शरीर में बनता है, प्रोटीन एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो ये भी हमारे शरीर में बनता है। हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह क्या हो गया, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कि इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हार्मोन इंसुलिन कहाँ बनता है, शरीर में बनता है। लेकिन विटामिन जैसे कि विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी कहाँ मिलता है, अमरूद फल में मिलता है। इस सब को हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। इवन एक विटामिन है जो शरीर बनाता है, वो डी है। क्यों, ये कब बनता है, तो वो जो है जब सनलाइट बाहर से लेते हैं हम लोग, तब जाके शरीर के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, जिसके कारण विटामिन बनता है। लेकिन याद रखिए कि विटामिन का जो सोर्स है वो बाहर से ही आता है, इसलिए शरीर में विटामिन कभी नहीं बनता। सो आंसर हो जाएगा बी। अब